Hello students, welcome back to the foundation lecture series of class 9. Yesterday we have gone through gravitation chapter, the first part of gravitation chapter. Today we will go through the second part of gravitation. Remaining portion of gravitation will be finished today. So in the first portion we have studied what is gravitation, effects इसके characteristics, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी. Today we will study Kepler's law. Kepler's law is not that much relevant from school's point of view, but generally you should know this is just a law. Need not to focus too much, but you should know it. Okay? इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह भी नहीं आते. एक थ्योरेटिकल सेशन है इसका. ओके, सो हम पढ़ते हैं आज केपलर्स लॉ. ओके, केपलर्स लॉ. सो केपलर वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने प्लैनेटरी मोशन की बहुत थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल स्टडी की थी बहुत समय लगा के. तो उसको हम पढ़ते हैं. उन्होंने ये बताया था कि अर्थ और सन अपने ऑर्बिट्स में व्हेन ग्रेविटी केम इनटू पिक्चर, तो ग्रेविटी समझने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था. जब न्यूटन ने ग्रेविटी को फॉर्मुलेट कर दिया तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि ये प्लैनेट और अर्थ के बीच कैसे काम करती है. जनरली बाद में जो स्टडी हुई उसमें ये पाया गया कि ऐसा नहीं है कि सूरज बीच में है. ऐसा हमको लगता था पहले, इनिशियली लोगों को लगता था कि सूरज बीच में है जब और अर्थ इसके अराउंड चक्कर लगाती है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था. जब बहुत थ्योरेटिकल स्टडी की गई तो ऐसा पाया गया कि ये सर्कुलर ऑर्बिट ना होकर के इलिप्टिकल ऑर्बिट है. ऐसी ऑर्बिट में चलती है अर्थ. ओके, अब अर्थ ऑर्बिट में चलती है तो सन इसमें कहीं भी, अगर मान लो सन यहाँ पर हुआ तो क्या होगा, यहाँ से तो ये डिस्टेंस जो भी है, ये डिस्टेंस r1 will be different from this distance r2. so these two radii are not equidistant. ये दोनों रेडियस इक्वल नहीं है. तो इसमें कुछ अलग तरीके से, अगर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ लग रहा है तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ लग रहा है. तो अर्थ और सन को बैलेंस करने के लिए दो फोर्सेस लगा करते हैं. ओके, तो केपलर भैया ने बताया कि जब अर्थ सन के अराउंड मूवमेंट करती है तो ये एक इलिप्स है. इलिप्स एक टाइप की आकृति होती है. सर्कल को जरा सा हम पुश कर दें ऊपर से, वो साइड से निकल जाता है, उसको बोलते हैं इलिप्स. तो वो इलिप्स उन्होंने बताया कि इसके दो फोकस होते हैं इलिप्स के. इसको बोलते हैं F1 और इसको बोलते हैं फोकस नंबर 2. तो उन्होंने बताया केपलर का जो फर्स्ट लॉ था, उस फर्स्ट लॉ में ये था कि सन ऑलवेज लाई ऑन वन ऑफ द फोकस ऑफ द इलिप्स. सो सन always lie on one of the focus of ellipse. ओके, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पे सूरज लाई करता है. तो आप इसको कैसे समझने की कोशिश करेंगे. जब ये मान लो सन यहाँ पर है, ठीक है, तो जब ये दूर है तो इसका रेडियस बढ़ गया ना, यहाँ की डिस्टेंस बढ़ गई. जब ये डिस्टेंस बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ग्रेविटेशनल फोर्स सूरज और अर्थ के बीच में क्या हो जाएगा, रेडियस बढ़ गया, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा. जब ये फोर्स कम हो गया तो अब इस फोर्स को खींचने वाला फोर्स सोचो, और इसको एक फोर्स लगेगा बाहर वाला, जैसा हमने डिस्कस किया था. ये स्टेबल इस ऑर्बिट में क्यों, अगर ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ये इसकी तरफ खींच जाएगी, ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ये दूर चली जाएगी. तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा बच्चों, m मास ऑफ अर्थ इंटू वी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस. तो रेडियस डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, यही बोलेंगे हम लोग, ठीक है. और इधर होगा g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन अपॉन रेडियस बिटवीन अर्थ एंड सन का स्क्वायर. ओके, तो ये और ये इक्वल होने चाहिए. अब ये और ये तो इक्वल है. ओके, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, जब यहाँ पर जब ये नजदीक होगा तो इसकी और इसकी स्पीड में डिफरेंस आ जाएगा. यहाँ पर ये धीरे चला करेगी और यहाँ पर ये तेज चलेगी, ठीक, क्योंकि फोर्स कम हो गया तो ये वाला फोर्स कम चाहिए, तो इसकी वेलोसिटी को ये कम कर लेगी. तो जब अर्थ सन से दूर होगी इलिप्टिकल ऑर्बिट में तो उसकी स्पीड धीरे होगी, और जब ये नजदीक आएगी तो तेजी से क्रॉस करने लगेगी. अब उसकी स्पीड तेज क्यों हुई, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गया. तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ता है, उन्होंने इस लॉ के जरिए एक्सप्लेन किया इलिप्टिकल ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को.
वरना जब इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में पता चला तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट क्यों, सर्कुलर क्यों नहीं। ठीक है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट क्यों था, कैसे था और क्यों एग्जिस्ट करता है, हाउ इट इज ट्रू, इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय केपलर। ओके, तो ये पहला लॉ था कि सन ऑलवेज लाई ऑन वन ऑफ द फोकस। इसके बाद उनका है दूसरा लॉ। तो केपलर भैया का जो हम दूसरा नियम पढ़ते हैं दैट इज ऑल अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ केपलर। वो ये बताता है कि फिर से देखो, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट हुई, ओके, सपोज दिस इज इलिप्टिकल ऑर्बिट, दिस इज फोकस नंबर 1, दिस इज फोकस नंबर 2। इसमें केपलर ने बताया कि जब भी अर्थ जो भी डिस्टेंस स्वाइप करेगी, जो भी एरिया स्वाइप करेगी, सेम टाइम इंटरवल में वो सेम होगा। मान लो किसी एक टी टाइम इंटरवल में अर्थ की हमने डिस्टेंस को मेजर किया तो वो यहां से गई यहां तक, ओके, और उसी टी टाइम इंटरवल में जब अर्थ यहां आ गई तब हमने मेजर किया तो वो यहां से यहां तक चली जाएगी। तो ये जो मान लो यहां पर है सन, तो ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, ये दोनों स्वेप्ट एरिया सेम होंगे। इसको हम बोलते हैं एरिया A1 एंड दिस इज एरिया 2। तो A1 विल बी इक्वल टू A2, ये बताया केपलर भाई साहब ने। ठीक है, सो व्हाट डज ही मीन बाय दिस, जैसा हमने पढ़ा। अब बताओ, अगर ये डिस्टेंस दूर है, अगर जितनी डिस्टेंस टी टाइम में यहाँ चला जाता है उसी टी टाइम में अगर ये इतनी ही डिस्टेंस करता ट्रेवल, तो क्या ये एरिया और ये एरिया सेम होता? टी टाइम में अगर वो 10 किलोमीटर जा रहा है तो ये 10 किलोमीटर का आर्क और ये 10 किलोमीटर का आर्क क्या कभी सेम एरिया देते? नहीं। तो इसका मतलब यही हुआ, सेकेंड लॉ में उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर उसी टी टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। हमने डिस्कस किया था ना, जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नीड टू बी मोर, तो बाहर धकेलने वाला उसको फोर्स क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन आर, मास ऑफ अर्थ इनटू वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, जब ये दूर जाएगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसलिए ये एरिया और ये एरिया स्वेप्ट जो होंगे वो कम होंगे, वो इक्वल होंगे। दैट वाज सेकंड लॉ ऑफ केपलर। सेकंड लॉ ऑफ केपलर में वो कहते थे कि द एरिया स्वेप्ट इन एनी टाइम इंटरवल, एनी टाइम t will be equal irrespective of its position। ये कहीं भी है, ये कहीं पर भी लाई करती है, जब भी अगर हम यहाँ इस डिस्टेंस में भी टी टाइम में चले गए, आर्क को लेंगे और उससे एक एरिया बनाएंगे तो वो एरिया स्वेप्ट भी सब जगह सेम होगा। दिस वाज सेकेंड लॉ ऑफ केपलर। तो केपलर ने ये डिस्क्राइब कर दिया, ये इजी कर दिया एक्सप्लेन करना, या इस चीज को समझना आसान कर दिया कि अर्थ इलेप्टिकल ऑर्बिट में कैसे घूमती है। इलेप्टिकल मींस एक सर्कल, जो कि एक सर्कल है उसको हमने ऐसे ऊपर से दबा दिया तो वो हल्का सा इधर से निकला है, दैट इज कॉल्ड इलिप्स। ओके, आप लोग हायर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे। ओके, राइट इट डाउन, दीज टू लॉज, दीज लॉज आर नीड टू बी अंडरस्टैंड वेरी सटली। याद करने की जरूरत नहीं, जब भी हम क्लास में पढ़ेंगे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, उसको समझो कि क्या है, किस बारे में बताया गया। ओके, नोट इट डाउन। नाउ we'll go through केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर का थर्ड लॉ क्या था? फिर से, अगर एक इलेप्टिकल ऑर्बिट है तो इस इलेप्टिकल ऑर्बिट में सपोज करिए यहाँ पे सन है, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस होगी r1 और ये डिस्टेंस होगी r2, तो इसका मीन क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2 बाई 2। सो दिस विल बी कॉल्ड एज मीन डिस्टेंस। तो केपलर का थर्ड लॉ यही कहता है कि ये जो मीन डिस्टेंस है और जो टाइम पीरियड, यानी कि एक चक्कर एक रिवॉल्यूशन करने में लगा हुआ टाइम, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो उन्होंने बताया दिस आर क्यूब विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ओके, दिस वाज द केपलर्स थर्ड लॉ। तो केपलर के हिसाब से अगर मीन डिस्टेंस और रेडियस will
cube of mean distance. We'll write cube of mean distance or radius will be directly proportional to the square of time taken to complete one revolution. एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा आर क्यूब विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर. इसका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन आप लोग जेई वगैरह में थोड़ा बहुत करेंगे आगे जाके, बट अभी 9th के लेवल पे सिर्फ आपको ये तीनों लॉ प्रॉपरली जानने ज़रूरी है और इनके बारे में अवेयर रहना ज़रूरी है. दीज लॉज विल बी आस्क्ड ओलंपियाड और बाकी एग्जाम्स में बहुत सटली थ्योरेटिकल वे में पूछे जाते हैं. ओके, सो आर सपोज टू लर्न देम, understand them. If you can't understand, comment down the comment section. I will make you understand. I will give a brief video about it. Okay, write it down. Now next topic is acceleration due to gravity. इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से. हम कहते हैं इसको डेफिनेशन फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट मास बाय अर्थ इफ इट इज अलाउड टू फॉल. अगर इसको फ्री फॉल करने के लिए किसी भी यूनिट मास को हम छोड़ दें तो जो फोर्स अर्थ लगाती है उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. करेक्ट. चलिए हम इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू, स्टॉप द स्लाइड एंड राइट डाउन व्हाटएवर यू वांट. ओके, अब अगर ये सपोज करिए ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, ये सेंटर है अर्थ का, तो ये डिस्टेंस यहाँ तक क्या कहेंगे हम इसको, रेडियस ऑफ अर्थ. ओके, मान लो यहाँ पे कोई एक मास रखा हुआ है, इसको हम बोल रहे हैं स्मॉल एम. ओके, सो दिस स्मॉल एम, तो अगर इस ऑब्जेक्ट को, इस एम मास को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है, हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचेगी तो कितना फोर्स लगाएगी, तो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी कैपिटल जी mass of the body into mass of the earth. कैपिटल M is mass of earth, तो हम कैपिटल M हमेशा अर्थ के मास को लेते हैं, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर. तो इस M अगर ये धरती पे रखा हुआ है, धरती की सरफेस पे, तो इसके और सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर. तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर. करेक्ट, यही होगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर. ओके, इसको हम सफिक्स में लिखेंगे, इसको आप डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस. दिस इज एफ इन द सफिक्स जी. ओके, अब जनरली अगर कोई बॉडी को, किसी बॉडी को मैं छोड़ दूं फ्री फॉल करने के लिए, तो उस पर फोर्स कितना लगता है, तो जनरल डेफिनेशन होती है फोर्स की मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन. यही होता है ना, F इक्वल टू एम ए पढ़ा है आपने. तो यहाँ पर हम इसी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही फाइंड कर रहे हैं, तो हम इसको मान लेते हैं कि स्मॉल m और g लगेगा. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकंड इक्वेशन है, दोनों ही सेम चीज डिनोट करती है ना. ये वो फोर्स है जिससे अर्थ उस ऑब्जेक्ट को खींच रही होगी, और ये वो फोर्स है कि अगर वो a एक्सेलरेशन से अब सेंटर की तरफ जाए, उस एक्सेलरेशन को हमने मान लिया g. यही हमें फाइंड करना है कि ग्रेविटी की वजह से कितना एक्सेलरेशन लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा mg. सो प्रिंसिपली ये दोनों क्या होने चाहिए बच्चों, इक्वल होने चाहिए. दैट वन, इक्वेशन वन मस्ट बी इक्वल टू इक्वेशन टू. करेक्ट, एनी डाउट? सो विल राइट, विल इक्वेट देम. ओके,
we'll equate them. When we'll equate them, we will get g small m into capital M upon r e square must be equal to small m into g. ये स्मॉल m कैंसिल हो गया, इससे ये पता चला हमको कि स्मॉल g की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल M अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसमें कैपिटल G, कैपिटल M और RE की वैल्यू रखने के बाद हमको इसकी वैल्यू मिलती है अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ G. ओके, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों? दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अब बताओ बच्चों, इतना पढ़ने के बाद हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि अगर मैं इस मार्कर को छोड़ूं तो अर्थ जो एक्सेलरेशन लगाएगी वो इसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगाएगी ना. ओके, तो अब बताओ, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या इस मास पे डिपेंड करता है क्या g की वैल्यू कहीं भी मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, कैपिटल G पे. कैपिटल G तो कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, हम चेंज नहीं कर सकते, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, हम चेंज नहीं कर सकते. ओके, तो अब क्या करेंगे, मान लो मैंने एक छोटा सा मार्कर या मान लो 1 kg का कोई एक वेट गिराया और उसके साथ में कबूतर का पंख गिराया, तो कौन जल्दी पहुंचेगा? दोनों पे एक्सेलरेशन सेम लग रहा है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अप्लाइड इन इक्वल वैल्यू ऑन बोथ ऑफ देम. बस डिफरेंस क्या हुआ, आप प्रैक्टिकली जब देखते हो इसको एनवायरनमेंट में तो कबूतर का पंख ऐसे ऐसे उड़ते हुए जाएगा, बट अगर वो उड़ता है क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हवा का रेजिस्टेंस लग रहा है ना, हवा भी तो एक टाइप का फ्लूइड ही है. ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर उसको वैक्यूम जनरेट कर दें तो वो कबूतर का पंख और वो 1 kg का मास दोनों सेम स्पीड से नीचे जाएंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि स्मॉल जी डिपेंड ही नहीं करता उस बॉडी के मास पे. तो यानी कि एक हाथी को अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर से गिराएं और इस पेन को ऊपर से गिराएं तो दोनों सेम टाइम पे नीचे आएंगी, क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड ही नहीं कर रहा है किसी बॉडी के इंडिविजुअल मास पे. तो कई बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन लॉजिकली आपको फंसाने के लिए, थ्योरेटिकल ओलंपियाड वगैरह में कई बार पूछा गया, मल्टीपल टाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड कि इफ वी ड्रॉप weight of 1 kg and weight of 1000 kg from the same height, which will reach first. तो जनरली हमको लगता है कि 1000 किलो वाला जल्दी पहुंचेगा, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगता है, दोनों पे ही सेम लगता है. ओके, so that's all about the value of small g. Stop the slide and write it down, everything. Okay, now after this we will study motion under gravity. मोशन अंडर ग्रेविटी, या इसी को हम बोलते हैं फ्री फॉल. फ्री फॉल मतलब क्या हुआ बच्चों, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ दिया और मैं उसको फ्रीली गिरने दे रहा हूँ जमीन पे, कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहा हूँ मैं जिसकी वजह से वो ऊपर या नीचे जाए. तो जो भी उसका मोशन होगा वो किसके इन्फ्लुएंस में होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में. करेक्ट. तो इस केस में दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉल को नीचे फेंकूंगा. तो अब देखो, बॉल की वेलोसिटी भी नीचे है और इसको धरती खींच भी नीचे रही है. ओके, फर्स्ट केस. सेकेंड केस, अगर मैं इसी बॉल को या इसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकने की कोशिश करूं अपवर्ड, तो वेलोसिटी तो इसकी ऊपर है, बट क्या कर रही है, जब भी कोई चीज धरती से दूर जाएगी तो अर्थ विल अट्रैक्ट इट टुवर्ड्स द सेंटर, तो जी हमेशा नीचे की तरफ लगेगा. ओके, तो जिधर वेलोसिटी उधर ग्रेविटी, जिधर वेलोसिटी उसके अपोजिट ग्रेविटी. तो जब कई बार आपसे पूछता है ना कि वेलोसिटी और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं क्या, तो बिल्कुल हो सकते हैं. ओके, सो इन दिस केस वेलोसिटी इज अपवर्ड बट ग्रेविटी, तो ये क्या धीरे धीरे ऊपर जाते हुए नीचे आएगी. ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं, कंपेयर करते हैं. लेट्स कंपेयर. हमने पहला एक क्वेश्चन पढ़ा था बच्चों, v इज इक्वल टू u प्लस AT. करेक्ट. ओके, तो मान लो जो यहां पर वेलोसिटी है वो है स्मॉल u और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी को हम u मान लेते हैं. जिस वेलोसिटी से गिरना शुरू कर रहा है उसको हम मान लेते हैं u.
तो अब बताओ बच्चों, फ्री फॉल के केस में जब मैं ऊपर से छोड़ूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? हमेशा जीरो होगी, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है, मैंने छोड़ा है तो पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहा होगा, तब मैंने छोड़ा ना, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे नीचे जाएगी तो बढ़ेगी। और इस केस में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हम कुछ देंगे, ऊपर जाने पर वेलोसिटी कम होगी, और जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, आप किसी चीज को फेंकते हो तो ऊपर क्या होता है, ऊपर जाके रुकता है और फिर नीचे आना शुरू होता है, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होगी। ओके, सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, करेक्ट। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जहां पर आप जानते हो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम टेकन, s इज डिस्टेंस। ओके, दैट्स ऑल द थिंग्स यू नो। अब इसको हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट केस में। पहला केस क्या है बच्चों? पहला केस है ये वाला, और दूसरा केस है ये वाला। तो फर्स्ट केस में ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? सेम इक्वेशन, मान लो मैं इसको किसी और कलर से बना देता हूं, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसी इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करूंगा अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी। ओके, करेक्ट। सो फर्स्ट, अब बताओ, जब ये बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। अब वो अर्थ उस बॉडी को रोकने की कोशिश कर रही है ना, वो चाहती है कि वो खींचती रहे अपनी तरफ। तो इस केस में क्या होगा? v इज इक्वल टू u माइनस a की जगह क्या लगेगा? माइनस g, तो हम लिखेंगे माइनस जी टी, जब बॉडी ऊपर जाएगी। ओके, फिर अगर हम इस केस में लिखें तो हम लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी, टी टाइम में u वेलोसिटी से बॉडी चली थी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो जब ये बॉडी ऊपर जाएगी, हमेशा अपवर्ड मोशन में क्या हो जाएगा? एवरी टाइम व्हाट विल डू, विल प्लेस माइनस जी ऑन द प्लेस ऑफ ए। ओके, अब इसके केस में हम लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, करेक्ट, डन। अब सेम चीज, अब जब ये ऊपर जा रही थी तो ग्रेविटी इसको रोकने की कोशिश कर रही थी, इट वॉज अपोजिंग द मोशन ऑफ बॉडी, इन दिस केस इट इज सपोर्टिंग द मोशन। ठीक है, तो अब इस केस में देखो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, क्योंकि अब ये g इस u को सपोर्ट कर रहा है और धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी, बढ़ती रहेगी। ओके, सो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। इन द सेकेंड केस s इज इक्वल टू ut माइनस, नॉट माइनस बट प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरे केस में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, करेक्ट। कंपेयर करिए इसको, समझिए एंड राइट इट डाउन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। ओके, तो जब ये ऊपर जाएगी, जब कोई भी बॉडी ऊपर जाएगी तो ग्रेविटी हमेशा उसको अपोज करेगी, और जब कोई भी बॉडी नीचे आएगी तो ग्रेविटी हमेशा उसको क्या करेगी? सपोर्ट करेगी, करेक्ट। राइट इट डाउन, स्टॉप द स्लाइड एंड राइट इट डाउन। So after writing this, we'll just study something, we'll just learn something about moon. इसके न्यूमेरिकल डेरिवेशन की हमको ज़रूरत नहीं है, वैसे जनरली अगर करना भी हो तो हम लिखते हैं कैपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी m मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ बॉडी अपॉन, अगर मैं इसकी जगह लिखूँ स्मॉल m g, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसी m मास के ऑब्जेक्ट को मून पे ले जाऊं तो क्या लिखेंगे हम इस फॉर्मूले में? मास ऑफ दैट बॉडी, मास तो सेम रहेगा, ग्रेविटेशन ऑन मून विल बी इक्वल टू कैपिटल जी, क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, चाहे मून हो चाहे कहीं भी, मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ बॉडी, यही जो स्मॉल m है, अपॉन रेडियस ऑफ मून। ठीक, तो ये जो क्वांटिटी डिस्टर्ब होती है, इस क्वांटिटी की वजह से g की वैल्यू ग्रेविटेशन ऑन मून क्या हो जाता है? g/6, नॉट e6। तो जो मून पे ग्रेविटेशन होता है, जो मून पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का 1/6 होता है। यानी कि अगर यहाँ पर अर्थ पे कोई एक मास है
जिसको हम मेजर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है 60 केजी। किसी बॉडी का वेट 60 केजी है तो मून पे उसी बॉडी का वेट कितना होगा 60/6 यानी कि 10 केजी। ओके ठीक। तो वेट, मास और वेट में लगे हाथ हम ये भी जान लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो किसी बॉडी का मास क्या है बच्चों, मास है m, या फिर टोटल मटेरियल कंटेंट इन द बॉडी, हम इसको लिखेंगे टोटल मटेरियल कंटेंट इन द बॉडी। और वेट क्या होता है, वेट को हम लिखते हैं W=mg। ओके, यानी कि इस मास पे लगने वाला फोर्स जो कि ग्रेविटी की वजह से लग रहा है उसको हम बोलेंगे वेट। तो ये डिफरेंस है मास और वेट में। मास क्या है, स्केलर है, इस बॉडी में कितना मटेरियल है, किस इस डायरेक्शन पे क्यों डिपेंड करेगा ये। बट जी क्या है, आपने देखा ना कि जब नीचे आएगी बॉडी तो वो सपोर्ट करेगा, ऊपर जाएगी बॉडी तो अपोज करेगा। तो जी क्या है, हमेशा किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, या अगर मून पे जाए तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मून। तो ये क्या है, दिस इज ऑलवेज स्केलर और दिस इज वेक्टर। ओके, और ये हमेशा चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द प्लेनेट, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। हमने भी पढ़ा ना कि अगर अर्थ पे कोई बॉडी का वेट 60 केजी है उसको हम बैलेंस पर रख रहे हैं, तो यही बैलेंस जो ये वजन तौलने वाले तराजू वगैरह होते हैं, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या मैनुअल, इन सब को ही अगर मैं उठा के यहाँ पे रखता हूँ कोई बॉडी, उस बॉडी को 60 केजी बता रहा है, मून पे ले जाकर रख दूंगा और फिर उस पर रखूंगा तो उसी बॉडी को क्या बचाएगा 10 केजी, क्योंकि वो क्या बता रहा है, वो मास नहीं बता रहा बॉडी का। मास कहीं भी नहीं चेंज होगा, मास उसको मैं मून पे ले जाऊं, अर्थ पे ले जाऊं, जुपिटर पे ले जाऊं, कहीं भी मास विल नेवर चेंज। व्हाट विल चेंज, दैट इज वेट। ओके, क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। हर बॉडी, हर प्लेनेट का ग्रेविटेशन अपना अलग अलग है। ओके, so that's all about mass and weight, and before that we studied the gravitation on the moon. That's all. Now next topic we'll study the thrust and buoyancy. Okay, so note it down. Now we'll study some variations in the value of small g. जैसे स्मॉल जी की हमने कांस्टेंट वैल्यू फाइंड की है, एवरीवेयर दिस वैल्यू डजंट रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, बिकॉज स्मॉल जी, व्हाट इज स्मॉल जी, दिस इज द effect of Earth's push and pull. ओके, तो ये अर्थ के पुश और पुल का इफेक्ट है, इसलिए जहां भी अर्थ के पुश और पुल में डिफरेंस आएगा, जरा भी स्मॉल आर की वैल्यू में चेंज आएगा तो ये बढ़ेगा और घटेगा। वी हैव टू डिराइव टू फॉर्मूलाज, one is for the depth when we will dig deep inside the earth and try to find the value of small g, or when we will take an object above h height from the earth's surface. but इस लेवल पे आपको उसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। सो हम बस इतना समझेंगे कि g की वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है किसके अकॉर्डिंग। ओके, सो सपोज अकॉर्डिंग टू द डेप्थ g decreases, okay, and according to height, इसमें भी स्मॉल जी क्या होता है बच्चों, डिक्रीज ही करता है। ओके, तो ये आपको सिर्फ याद रखना है और इसको समझना है। ओके, यानी कि अगर मैं स्मॉल जी, अगर मैं किसी एक मास को इक्वेटर पे ले जाऊं, उसमें उसके जी की वैल्यू निकालूं, तो इक्वेटर पे और पोल्स पे दोनों पे वैल्यू अलग होगी, क्योंकि दोनों पे रेडियस सेंटर ऑफ द अर्थ से अलग अलग हैं। ओके, तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर ले जाऊं तो भी स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और अगर अर्थ के सरफेस के अंदर जाऊं तो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज करेगी। एंड देयर इज अ सर्टेन फॉर्मूला जो हम 11th में पढ़ेंगे। इस लेवल पे सिर्फ आपको प्रैक्टिकली इतना जानने की जरूरत है, यू आर नॉट सपोज टू डिराइव दैट फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट। सो अब हमने पढ़ा था, कल हमने मास और वेट के बारे में और भी पढ़ी थी चीजें, कल नहीं आज ही पढ़ा था, मास एंड वेट। तो अब हम मास और वेट को कैटेगराइज करेंगे, या हम कोशिश करेंगे, चलो हम स्मॉल जी और कैपिटल जी का पहले कंपैरिजन पढ़ लेते हैं, सो दैट
picture becomes more clear for you. स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ओके। इन दोनों वैल्यूज में क्या क्या डिफरेंसेस, इन दोनों का क्या डिफरेंस समझ आता है हमें, ओके। तो पहला, ये क्या है, वेरिएबल है जैसा हमने अभी पढ़ा, और ये क्या है, कांस्टेंट है। हर केस में ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे मैं अर्थ से कितना भी ऊपर जाऊं, नीचे जाऊं, डेप्थ में जाऊं, हाइट पे जाऊं, कहीं भी जाऊं, कैपिटल जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। बट अभी हमने पढ़ा स्मॉल जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे या अर्थ के अंदर, डीप इनसाइड द अर्थ, देन ऑल्सो द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल डिक्रीज, ओके। और दूसरी चीज, इसको हम क्या कहेंगे, ये स्मॉल जी क्या है बच्चों, वेक्टर, और कैपिटल जी क्या है, ये हमने पहले ही पढ़ा था, बट अभी हम एक बार थोरोली एक बार देख लेते हैं इसको। तो स्मॉल जी क्या है, जो भी कांस्टेंट है इसकी डायरेक्शन मैटर नहीं करती, ये किसी भी दो सेलेस्टियल बॉडीज, मंगल, मार्स एंड अर्थ, वीनस एंड अर्थ, वीनस एंड जुपिटर, किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो आप लगाएंगे तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, और ये डिपेंड नहीं करती, डायरेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं, ओके। बट स्मॉल जी की डायरेक्शन मैटर करती है, हमने पढ़ा था लास्ट केस में, ओके। सो थर्ड थिंग, अब अगर इसके वेरिएशन की बात करें तो इसको सिर्फ वेरिएबल लिख लेना, यानी कि वेरिएबल का मतलब यह है कि हाइट से ये घटेगा ही, हमेशा बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है उससे डिक्रीज होगा, ओके। अब इसके अलावा अगर हम कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में कुछ और डिफरेंसेस की बात करें, सबसे मेन डिफरेंस यही है, स्केलर, एक स्केलर है, एक वेक्टर है, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। और अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर पे जाएं तो सेंटर ऑफ अर्थ पे द वैल्यू ऑफ जी विल बिकम 0 एट बट इसकी वैल्यू क्या होगी, ये सेंटर पे भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, सेम वैल्यू, ओके। और सबसे लास्ट और जनरल डिफरेंस हम पढ़ते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ओके, करेक्ट। सो ये जनरल डिफरेंसेस हैं। और अब हम मास और वेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। इसी तरीके से हम पढ़ चुके हैं, वी हैव गॉन थ्रू मास एंड वेट, बट एक बार हम कैटेगराइजेशन कर लेते हैं कि ये है मास और ये है वेट। तो बताइए, अब मास और वेट में हम जब डिफरेंस निकालते हैं तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मास वाज द मटेरियल कंटेंट, material contained by a body, and weight is what, weight means the force applied on a body by that surface। अगर मैं मून पे जाता था तो क्या हो जाता था, g स्मॉल g by 6, तो वहां पे मास क्या हो जाएगा, mg by 6, ओके। सो इट इज measured the force applied by ग्रेविटी। तो इसको मैं क्या लिखूंगा हमेशा, W इक्वल टू मैं क्या लिखता था, mg, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, कैपिटल N, न्यूटन, ओके। और इसकी यूनिट केजी, करेक्ट। तो वेट और मास में बेसिक डिफरेंस यही है। और फिर से मास क्या होगा, कांस्टेंट, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यूनिवर्स में कहीं भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को रख दूं तो उसके अंदर मटेरियल कंटेंट क्या होगा, चेंज नहीं होगा। बट अगर मैं वेट की बात करता हूं तो वेट जैसे जैसे जी वेरी करेगा, स्मॉल जी में जो भी वेरिएशन आएगा, हर वेरिएशन को, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, चेंज क्या होगा, वेरी क्या करेगा, स्मॉल जी। तो जैसे जैसे स्मॉल जी वेरी करेगा, स्मॉल जी के हर वेरिएशन के साथ सेम वेरिएशन क्या दिखाएगा, वेट, करेक्ट। सो वेरिएबल, करेक्ट, दीज टू थिंग्स। एंड और अगर हम मास और वेट के बारे में बात करें तो बहुत
इसके अलावा बहुत कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बट जनरली एक वो भी आप कह सकते हो कि ये क्या है, मास क्या होगा बच्चों, स्केलर, और ये क्या होगा, वेक्टर। और मास नॉन जीरो होगा, किसी भी बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है क्या, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है क्या जिसका मास ही ना हो, ये कभी भी नॉन जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, सॉरी, हाँ, इट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, ओके, इट्स वैल्यू विल ऑलवेज बी नॉन जीरो, बट इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है। कैसे जीरो हो सकती है बताइए, वेट की वैल्यू कैसे जीरो हो सकती है, तो इससे रिलेटेड हम एक चीज पढ़ लेते हैं, वेटलेसनेस। क्या होती है वेटलेसनेस? Stop the slide and write it down, and every single point, see, there is not bit much syllabus in your foundation course, okay, you are being prepared for JEE or NEET or any respective exams for which you are targeting, ये सिर्फ आपको एक बैकग्राउंड देने के लिए, ताकि यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। इन सब का थ्योरेटिकल डेरिवेशन आप पढ़ेंगे 11th और 12th में जाके, हर चीज का एक डिटेल डिस्कशन 11th 12th में ही जाके करना है आपको, बट ऑन दिस स्टेप यू हैव ज्वाइन दिस कोर्सेज ओनली टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। तो जो आपके मन से बैकग्राउंड का फियर है कि हमको नहीं पता, कोई बच्चा तुरंत गया 11th में और उसने देखा कि बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत डेप्थ में इन चीजों की स्टडी करने वाले हैं हम आपके 11th के कोर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट हम लिख रहे हैं, जस्ट गिव अ थॉट टू एवरी पॉइंट, हर सिंगल पॉइंट के बारे में आपको सोचना है, समझना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, ओके, बिकॉज इन योर स्कूल सिलेबस, इन एनसीईआरटी सिलेबस, दीज थिंग्स आर नॉट इन दैट मच डेप्थ। ये डेप्थ सिर्फ आपको इसीलिए दी जा रही है, सो दैट यू गेट एन एक्स्ट्रा पुश इन योर फ्यूचर गोल्स, करेक्ट। तो यहां से हम पढ़ते हैं वेटलेसनेस। नाउ सी, व्हाट इज वेटलेसनेस? वेट कैसे जीरो हो सकता है? वेट जीरो कैसे होगा? वेट होगा क्या, अगर एक, इफ देर इज अ पर्सन सिटिंग ऑन अ बैलेंस, यू हैव सिटिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक बैलेंस, जो आप जाते हो ना, तराजू वगैरह रखा होता है, तो किसी एक तराजू पे आप खड़े हुए हैं जो कि इलेक्ट्रिक है, जिसमें कुछ रीडिंग आती है, मान लो सम रीडिंग इज देयर। तो अगर मैं किसी एक प्लेटफॉर्म पे इसको रख दूं, मान लो ये कोई प्लेटफॉर्म है, या चलो मान लो कोई एक लिफ्ट है, ये एक लिफ्ट है, ऊपर से वायर लगा हुआ है, और ये लिफ्ट ऊपर या नीचे जा सकती है, ओके। तो बताओ, अब जब मैं सिंपली खड़ा हूं इस वेट के बैलेंस पे, तो मेरा वेट वही वेट दिखाएगा जो ओरिजिनल वेट है उस समय अर्थ जितना फोर्स लगा रही है। तो क्या आप समझ सकते हो, यू कैन जस्ट ट्राई टू थिंक कि अगर एक व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पे जाकर के उसी बैलेंस पे अपना वेट मेजर करे, तो उसका वेट क्या होगा? कम, क्योंकि वो 8848 मीटर अभी 50 हो गई है, उतनी हाइट पे जाएगा वहां पे, ठीक है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ी तो जी की वैल्यू चेंज हुई और इसका रीडिंग चेंज होगी, ओके, फर्स्ट केस। तो इसकी रीडिंग कांस्टेंट नहीं रहेगी। अगर आप इसी बैलेंस को लेके जाओगे चांद पे, तो जो भी वेट बताया जा रहा है इस व्यक्ति का, वो वेट कितना हो जाएगा? W/6। आपने पढ़ा था ना, ऑन द मून द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बिकम 1/6, ओके। तो पहला केस। अब अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, आप लोगों में से जिसने भी लिफ्ट में आप कहीं गए होंगे तो महसूस किया होगा, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमको लगता है कि कोई चीज हमको नीचे पुश कर रही है। तो जब ये लिफ्ट ऊपर जाएगी, 3 केसेस हो सकते हैं, चलो हम लिख लेते हैं। पहला केस, लिफ्ट विल गो अपवर्ड। दूसरा केस, लिफ्ट विल कम डाउनवर्ड। एंड थर्ड केस, हम रुकी हुई लिफ्ट नहीं मानते, वो तो लिफ्ट में रखने की जरूरत नहीं, नॉर्मली हम रखते तो रुका। थर्ड केस हम मानेंगे, दिस वायर इज ब्रोकन, सो लिफ्ट ब्रेक डाउन, और हम इसी को बोल देते हैं फ्री फॉल।
तो सोचो इस केस में क्या होगा। पहले केस में जब ये लिफ्ट ऊपर जा रही होगी बच्चों, तो क्या होगा, जब ये लिफ्ट ऊपर जाएगी तो इस आदमी को, जो ये नेचुरली खड़ा था, जब अचानक से ये ऊपर जाने लगा तो क्या हुआ, इस पे वो जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है उतना ही फोर्स नीचे और लगने लगा। तो इसका जो नेचुरल वेट है, जो इसका अपवर्ड जाने के टाइम में वेट है, वो बड़ा हो जाएगा जनरल वेट से। हम WS लिखते हैं, W लिखते हैं स्टेबल वेट को, WU मतलब ऊपर जाते टाइम इसकी रीडिंग। तो इसकी रीडिंग ज्यादा होगी, क्योंकि अब जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो उसको लगेगा ना धरती उसको खींच रही है, तो उसको लगेगा कि नीचे, उसको हम 11th में जो आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में, उसको स्यूडो फोर्स बोलेंगे। ओके, तो बट अभी सिंपली आप इतना पढ़ोगे, जब ऊपर जाएगी कोई बॉडी और हम किसी ऊपर जाती हुई बॉडी पे खड़े होंगे तो हमको लगेगा इनर्शिया। अगेन, अगर ए एक्सेलरेशन, जैसे इनर्शिया जो हमने पढ़ा था, अगर कोई बस ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ता आपके पीछे फोर्स लगता है ना, तो वैसे ही अगर ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी तो आपकी बॉडी को एक नीचे नेचुरल फोर्स लगेगा। अगर कांस्टेंट स्पीड से जाएगी तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, बट ये जब ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी तो आपकी बॉडी पे एक नेचुरल फोर्स नीचे लगेगा, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया। ओके, फर्स्ट केस। सेकंड केस, अब जब ये लिफ्ट डाउनवर्ड आएगी, अब क्या होगा, अब जब ये लिफ्ट डाउनवर्ड आएगी तो उस समय वेट ऑफ डाउनवर्ड विल बी लेस देन नेचुरल वेट। अब फिर से, अब ये बॉडी जब नीचे जा रही है तो एक तो आप जो वेट लगा रहे थे उसका रीडिंग दे रही थी, आपका जो भार था। अब जब ये लिफ्ट नीचे आ रही है तो आपकी बॉडी पे इनर्शिया किधर लगेगा, ऊपर। आपकी बॉडी को चाहेगी कि मैं स्टेबल रहूं, और अगर कोई फोर्स उसको नीचे ले जाना चाहता है तो उसका अपोज करेगी। ओके, तो इस पे एक फोर्स ऊपर लगने लगेगा, तो जो नीचे जितना जनरल वेट था उसमें ये फोर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो उस केस में आपकी मशीन रीडिंग कम बताएगी। ओके, थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस, जहां पे W 0 होगा, तो मैं एक अच्छा खासा भरा पूरा आदमी, मेरा वेट 60-65 किलो होगा। ओके, 65 kg वेट विल बी 0, इन विच केस, अब अगर इसी लिफ्ट का वायर कट जाए तो मैं जिस वेट पे खड़ा था वो वेट भी उसी स्पीड से नीचे जा रहा है जिस स्पीड से मैं जा रहा हूं। मुझ पे भी क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G, और वो बैलेंस भी किससे नीचे जा रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G से। तो मेरी बॉडी उस वेट बैलेंस पे कोई फोर्स नहीं लगा पाएगी। तो इस केस में ये रीडिंग क्या होगी, दोनों एक साथ गिर रहे हैं, ये भी गिर रहा है, ये भी गिर रहा है, ये पूरी लिफ्ट भी, तीनों एक साथ एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। आपने पढ़ा था स्मॉल g इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन मास ऑफ बॉडी। तो हमने पढ़ा था ना, अगर मैं एक क्वाइन और एक हाथी को नीचे फेंकूं, अगर कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, बाहरी फोर्स ना हो, तो दोनों एक साथ ही गिरेंगे, क्योंकि स्मॉल g डिपेंड ही नहीं करता मास ऑफ बॉडी पे। तो सोचो तीनों एक साथ नीचे आएंगे, तो ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, तो क्या ये कोई रेजिस्टेंस पे कर पाएगा, क्या मेरी बॉडी इस पे कोई एक्शन लगा पाएगी। और जब मेरी बॉडी कोई एक्शन नहीं लगा पाएगी तो क्या ये कोई रिएक्शन देगा। वेट क्या है, जनरली जितना एक्शन मैंने उस बैलेंस पे लगाया उतना ही रिएक्शन उस बैलेंस दिया, और उसने बता दिया कि मुझे इतना रिएक्शन लगाना पड़ रहा है तुम्हें झेलने के लिए, दैट इज वेट। ओके, तो जो लिफ्ट ब्रेक डाउन हो जाएगी, फ्री फॉल होगा, इस केस में बच्चों क्या होगा, दैट वेट विल बी 0, वेट ऑफ फ्री फॉल लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो नेचुरल वेट होगा ही नहीं, सिर्फ 0 होगा। तो यही फ्री फॉल का केस होगा। इस केस में अगर हम किसी बॉडी का वेट मेजर करने की कोशिश करें तो क्या होगा, 0। जनरली मास कभी भी 0 नहीं होगा, करेक्ट। सो नोट इट डाउन, दिस वाज द लास्ट टॉपिक आई थिंक। नाउ विल गो टू थ्रस्ट एंड प्रेशर एंड बाउंड फोर्सेस। I hope you have written everything. Now we'll move upon next topic of gravitation, that is called thrust. In class 8 you might have studied about it. One term is thrust, other term is pressure. Okay, thrust generally we call it force, but थ्रस्ट में सिर्फ वो फोर्स काउंट होता है जो परपेंडिकुलर लग रहा है। ओके, सो थ्रस्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स ओनली, बट ओनली दैट फोर्स विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसी फोर्स को, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसी फोर्स को अगर मैं थीटा एंगल पे लगाऊं तो क्या होगा, ये फोर्स इस कंपोनेंट को, इसका कुछ कंपोनेंट नीचे ढकेलने की कोशिश करेगा और कुछ कंपोनेंट इधर। ओके, और एग्जैक्टली ये फोर्स इधर लगेगा।
तो I will ignore this component, only this component will be called as thrust. So what is thrust? The perpendicular component of force applied on a body, that is called thrust. Okay, so the difference between thrust and pressure is that pressure is thrust upon area, correct? तो thrust का यूनिट क्या होगा? न्यूटन, बिकॉज इट इज अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स, तो फोर्स का कंपोनेंट, फोर्स की यूनिट, एंड प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी इसकी यूनिट. ओके, यूनिट ऑफ प्रेशर, इसी को हम बोलते हैं पास्कल, और इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं पी स्मॉल ए. तो यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. यू माइट हैव स्टडीड इन क्लास 8. तो अब हम थ्रस्ट को फोर्स से अलग क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम किसी बॉडी पे, मान लो मैं इस पर तो नहीं लगाऊंगा, किसी बॉडी में फोर्स लगाने की कोशिश करता हूं, अगर मैं इस बॉडी को किसी डायरेक्शन में इधर उधर पुश करूं, मान लो मैं ये परपेंडिकुलर नहीं बल्कि डायगोनली प्रेस कर रहा हूं, तो डायगोनली प्रेस करने मेरा हाथ ये ऊपर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, दोनों साइड इसके कंपोनेंट्स लगेंगे. बट अगर मुझे निकालना है कि मैं जिस जमीन पे खड़ा हूं, इस जमीन पे मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं इस जमीन को प्रेस करने के लिए परपेंडिकुलरली, सो दैट विल बी कॉल्ड एज थ्रस्ट. तो जब आप किसी बॉडी पे प्रेशर लगाओगे, तो उस प्रेशर को, मान लो मैंने एक बलून भर दिया, उस बलून पे मैं प्रेशर लगाता हूं, तो उस बलून को अगर मैं प्रेस करने की कोशिश करूंगा, सपोज इफ दिस इज अ बलून, आई विल ट्राई टू प्रेस दैट बलून, मैं इधर करूंगा, तो ये बलून क्या करेगा बच्चों? नीचे तो दबेगा ही, साथ साथ ही आगे भी जाएगा, क्योंकि मैं डायगोनल फोर्स लगा रहा हूं. तो इस बलून पे प्रेशर कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा? कौन सा फोर्स इस बलून को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा? इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट. दैट्स व्हाई वी डिफरेंशिएट थ्रस्ट फ्रॉम फोर्स. है ये फोर्स ही, बट सिर्फ फोर्स का वो कंपोनेंट जो कंप्रेस या उसके प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट. ओके, सो थ्रस्ट इज अ काइंड ऑफ प्रेशर, kind of force, but only the perpendicular component of force will be termed as thrust. इस चीज को याद रखना. thrust क्या है? perpendicular force applied on a body. करेक्ट, राइट इट डाउन. अब हम प्रेशर के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज प्रेशर? P इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया, या इसी को हम बोलेंगे फोर्स, कौन सा? थ्रस्ट. इसके एप्लीकेशंस देखो, कुछ प्रेशर के एप्लीकेशंस, जैसे अगर मैं किसी एक लिक्विड के अंदर h हाइट पे चला जाता हूं, मैंने यहाँ कोई लिक्विड भर दिया, इस लिक्विड में आपने कभी ट्राई किया है, व्हेन यू विल ट्राई टू सिंक इन अ बलून इनसाइड अ लिक्विड, किसी एक बलून को जब लिक्विड के अंदर आप डालते हैं, तो क्या इजीली जाएगा क्या बलून? थोड़ी दूर तक तो चला जाएगा, बट जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा. तो किसी एक फ्लूइड में, तो हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, एयर भी तो एक काइंड ऑफ फ्लूइड ही है, तो जैसे जैसे आप जब ग्राउंड के सरफेस पे हो सबसे नीचे, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर है, प्रेशर मैक्सिमम है. क्यों? क्योंकि आप सबसे नीचे हो सरफेस पे. जैसे जैसे आप पहाड़ों पे जाते हो, व्हेन यू गो अपॉन द हिल्स, तो हिल्स पे क्या होता है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर चले जाते हैं. जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो सांस लेना मुश्किल होता है. जो लोग आप में से हिल्स पे कभी गए होंगे, पहाड़ों पे, थोड़ा ऊंचे पहाड़ों पे, ऊंचाई पे, उनको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि नीचे क्या था, प्रेशर ज़्यादा था. तो हमारे लंग्स के, हमारे आसपास प्रेशर ज़्यादा है हवा का, तो हवा आसानी से हमारे नोस्ट्रिल्स में चली जाती है और लंग्स खींच लेते हैं उसको. ऊपर चले गए हम तो क्या हुआ, अब हवा का प्रेशर कम हो गया. ठीक है, तो अब अगर लंग्स के अंदर हवा जानी है तो हम क्या करेंगे, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमारे लंग्स को. तो इस यूनिवर्स की कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो आप जब साइकिल में हवा भरने की कोशिश करते हैं पंप से, तो क्या करते हैं, पंप जब उठाते हैं तो पंप में एक नोजल होता है, नोजल इस टाइप का होता है, ऐसे.
जो पंप की आपकी पाइप होती है बड़ी सी, जो आप यहाँ से करते हैं, ये नोजल होता है। तो नोजल हवा को अंदर तो इजीली खींच लेता है, जब आप उसको ऊपर उठाते हैं तो ये अंदर खींच, यहाँ से खुल जाएगा, अंदर चला, लेकिन जैसे ही आप नीचे प्रेस करना शुरू करते हैं ये नोजल क्या हो जाएगा, अब इस नोजल पे इधर उधर प्रेशर लगेगा, तो ये नोजल अब हवा को बाहर नहीं जाने देगा। तो अब वो हवा कहाँ से बाहर जाएगी, जो आपने पाइप लगाई है और इस टायर में लगाई, यहाँ से हवा बाहर आएगी। तो आप प्रेस करते हो, अब क्या हुआ, आपने अंदर क्या किया, आपने उसको प्रेस किया, आपने अंदर एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट जनरेट किया। अब हवा कहाँ जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो हवा इस पाइप से निकल के हमारे साइकिल के ट्यूब्स में चली जाती है। ओके, पहला एप्लीकेशन इसका। दूसरा कुछ और एप्लीकेशन सब देखते हैं। जो व्हीकल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जो हमारी साइकिल है उसमें छोटे छोटे पतले पतले 2 टायर्स होते हैं, ठीक है, बट बाइक का वेट बढ़ जाता है तो बाइक के टायर्स और मोटे होते हैं, कार और मोटे टायर्स और ज्यादा टायर्स। तो आप जितना हैवी व्हीकल देखेंगे, हर व्हीकल जो बहुत ज्यादा वेट कैरी करता है उसमें नंबर ऑफ टायर्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि सेम, जितना अब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि एरिया जितना ज्यादा प्रेशर उतना कम, एरिया जितना कम प्रेशर उतना ज्यादा। तो जितना ज्यादा वेट हो गया उतना ज्यादा नंबर ऑफ व्हील्स बढ़ गई, तो एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम लगेगा। तो जब वो ग्राउंड पे चलेगा तो प्रेशर कम लगेगा और सिंक इन नहीं करेगा, धंसेंगे नहीं पहिए ग्राउंड में, ठीक है। अगर सिर्फ 4 पहिए होंगे तो वो 4 पहियों का ही एरिया ऑक्यूपाई करेगा, तो एरिया कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और पहियों के धंसने की संभावना ज्यादा होगी, दे विल सिंक इन द ग्राउंड। ओके, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल, नाइफ जब ब्लंट होती है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है काटने के लिए, सेम नाइफ सेम फोर्स आप लगा रहे हो, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो क्यों, अब जब नाइफ ब्लंट है तो क्या हुआ, ब्लंट है इसका मतलब उसकी धार कम है, यानी कि एरिया बढ़ गया। अब जब एरिया बढ़ गया तो प्रेशर, आपको सोचो, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, फोर्स उतना ही लगाओगे लेकिन अब उसको प्रेशर कितना मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगा के काटनी पड़ेगी। बट जब वो चाकू की धार अच्छी होगी तो एरिया बहुत मिनिमल होगा, तो आप थोड़ा सा ही फोर्स लगाएंगे तो एरिया कम हो जाएगा, उसको प्रेशर ज्यादा मिलेगा और वो इजीली कट जाएगा। ओके, और नीडल आप अगर अपने हाथ में इसको ये पेनिट्रेट करने की कोशिश करूं तो नहीं होगा, इजीली नहीं होगा, ठीक है। बट अगर एक छोटी सी नीडल जो डॉक्टर लगाता है क्या करता है, आपकी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाती है इजीली, पता भी नहीं चलता आपको, ठीक है। क्यों, क्योंकि आगे का एरिया बहुत कम, जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर, तो जरा से फोर्स में भी प्रेशर मिलता है और वो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। दूसरा हम एक पढ़ते हैं, आप लोग इसको आगे जाके पढ़ोगे। अगर मैं इस जगह की बात करूं, इस पॉइंट की, तो इसकी खासियत होती है कि जब भी मैं किसी एक पॉइंट पे पानी के अंदर, किसी फ्लूइड के अंदर किसी एक पॉइंट पे होगा, तो इस पॉइंट पे ऊपर नीचे दाएं बाएं सारे डायरेक्शन से क्या लगेगा, सेम प्रेशर लगेगा। ऐसा नहीं होगा ऊपर ज्यादा प्रेशर लगे नीचे से कम। तो जब वो बलून जैसे जैसे अंदर आता है, मैं जहां भी होगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हर जगह प्रेशर सेम ही होगा, हमेशा प्रेशर सेम होगा, ठीक। तो इसीलिए आपके साइकिल जैसे आपकी गाड़ी के जो टायर्स होते हैं उनमें हवा क्यों भरी जाती है, एक तो उनमें क्या होता है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इजीली हो जाता है, प्लस दूसरा, मान लो ये साइकिल के आपका टायर, मान लो ये टायर, इसके क्रॉस सेक्शन को मतलब इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे होता है। तो अब जब आप इस पर बैठे हो और हवा भरी है तो क्या है, सब जगह सेम प्रेशर लग रहा है, सेम हाइट पे। ओके, सेम प्रेशर, ये सारे प्रेशर सेम है। एक तो पहला फायदा कि उसका मास कम हो गया, ठीक। टायर का अगर मैं कुछ भर के मास बनाता, मान लो मैं मोटे टायर जैसे बच्चों की साइकिल के टायर्स होते हैं ना, रबड़ फिल्ड अप होता है पूरा, अगर मैं फिल्ड अप टाइप का बनाता तो एक तो मास भी ज्यादा होता, कॉस्ट भी ज्यादा आती, और क्या प्रॉब्लम होती, हमेशा ये ज्यादा घिसता और बहुत इम्पॉसिबल है। द नेचर इज ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म। प्रकृति में कोई भी चीज आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी कि जो यहाँ हो वही यहाँ हो। तो अगर मैं उसको भरने की कोशिश करूंगा तो उसकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो उससे इजी होता है कि मैं एक ट्यूब लेता हूँ, उसमें हवा भरता हूँ, हवा क्या है, सब जगह यूनिफॉर्म। तो जब आपने प्रेशर डाला तो नीचे का यहाँ का टायर थोड़ा सा फ्लैट हो गया और इसने अपने प्रेशर को ट्रांसफर कर दिया ऊपर, और आपका वेट
हमेशा बना रहा, तो जहां जहां ये जाएगा चेंज होता जाएगा प्रेशर। प्रेशर चेंज मतलब लेवल पे नहीं, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, जैसे जैसे ऊपर जाओगी ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इजीली होता है, इट विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रेशर इजीली, दैट्स व्हाई वी यूज एयर। ओके, तो प्रेशर किसी एक लेवल पे चारों डायरेक्शन से सेम ही लगता है। ओके, करेक्ट। So that's all about pressure. In now we will study next topic.